किसी भी प्रॉपर्टी, प्लॉट या जमीन को खरीदना एक बहुत बड़ी बात होती है। इंसान अपने खून पसीने की कमाई से किसी भी प्रॉपर्टी या प्लॉट को खरीदता है। वहीं अगर इसकी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में प्रॉपर्टी खरीदते समय थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो इसका भारी खामियाजा इंसान को भुगतना पड़ता है। 2024 में नई गाइडलाइन के अनुसार कैसे आपको किसी प्रॉपर्टी को खरीदना है, कैसे आपको किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करानी है और प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराते समय किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, किन किन चीजों को चेक करना है ताकि भविष्य में होने वाले किसी भी भारी नुकसान या फिर किसी भी प्रकार की दुर्घटना से आप बच सकें। आज की इस वीडियो पे कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे। हे गाइस, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती। बने रहे इस वीडियो पे लास्ट तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी प्लॉट, प्रॉपर्टी या जमीन की रजिस्ट्री कराने का सबसे पहला स्टेप होता है प्रॉपर्टी को सर्च करना। अगर आपने किसी प्रॉपर्टी या प्लॉट की रजिस्ट्री कराने की सोची है या फिर खरीदने की सोची है तो इसके दो चीजें हो सकती हैं। या तो पहला आपने उस प्रॉपर्टी को सर्च कर लिया है या तो फिर आप किसी प्रॉपर्टी को सर्च कर रहे हैं। अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को सर्च कर लिया है तो वेल एंड गुड है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को सर्च कर रहे हैं तो इसमें आप दो चीजों का यूज कर सकते हैं। या तो आप सीधा किसी बिकने वाली प्रॉपर्टी के ऑनर से बात कर सकते हैं या तो फिर आप किसी ब्रोकर से संपर्क कर सकते हैं। एक बार जब आप किसी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ अब इस प्रॉपर्टी को खरीदना है, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आती है प्रॉपर्टी इंक्वायरी की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले आपको उस प्रॉपर्टी में इन 7 चीजों को जरूर चेक करना चाहिए, जिसमें सबसे पहला होता है टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। जिस भी प्रॉपर्टी, प्लॉट या जमीन को आप खरीदना चाह रहे हैं उसमें आपको ये चेक करना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी किस प्रकार की है। जैसे कि ये प्रॉपर्टी एक स्वामित्व की प्रॉपर्टी है या फिर ये एक सरकारी प्रॉपर्टी है या किसी नजूल की प्रॉपर्टी है। अगर वो प्रॉपर्टी किसी सरकारी या फिर नजूल की प्रॉपर्टी है तो ऐसी प्रॉपर्टी को आपको नहीं खरीदना चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टी स्वामित्व की प्रॉपर्टी है तो फिर उसकी रजिस्ट्री करा के आप उस प्रॉपर्टी को परचेस कर सकते हैं। एक बार ये वेरीफाई हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी स्वामित्व की प्रॉपर्टी है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये देखना है कि वो प्रॉपर्टी क्या एक इंडिविजुअल नाम पर रजिस्टर्ड है या फिर वो किसी शामिल खाते धारकों की प्रॉपर्टी है। अगर हम शामिल खाता धारकों की बात करें तो क्या उस प्रॉपर्टी पर एक से ज्यादा लोगों का हिस्सा है, और अगर एक से ज्यादा लोगों का हिस्सा है तो बेचने वाला क्या अपना हिस्सा बस हमें बेच रहा है या फिर वो धोखाधड़ी करके अन्य शामिल खाते धारकों का हिस्सा भी हमें सेल कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखकर सबसे पहले ये चेक करना जरूरी है कि क्या बेचने वाला सिर्फ अपना हिस्सा बेच रहा है या फिर टाइटल धारी है वो प्रॉपर्टी का या नहीं है। क्योंकि अगर बाद में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो जो भी उस प्रॉपर्टी के शामिल खाता धारक हैं वो बाद में आपकी रजिस्ट्री को चैलेंज करेंगे और आपकी रजिस्ट्री को रद्द भी किया जा सकता है। इसमें आपको प्रॉपर्टी और साथ ही साथ मनी लॉस और टाइम लॉस का भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरा होता है एक्यूरेसी ऑफ प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये होता है कि किसी प्लॉट, प्रॉपर्टी या जमीन जिसे आप खरीदना चाह रहे हैं, क्या उस प्रॉपर्टी के ऑनर ने उस प्रॉपर्टी के लिए किसी अदर प्रकार का सेल एग्रीमेंट, विल या फिर किसी प्रकार के सौदे में किसी अन्य व्यक्ति को तो नहीं दिया हुआ है। अगर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी प्रकार का वसीयत, किसी प्रकार का सेल एग्रीमेंट या फिर किसी प्रकार का गिफ्ट डीड किया गया है तो उसे आप क्लियर कर लें। इसके लिए आप आसपास के लोगों से या फिर पटवारी से या फिर उस व्यक्ति से जिसकी आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं क्लियरली पूछ सकते हैं। इसमें आपको शर्माना नहीं चाहिए, ये सारी चीजों को आपको क्लियर कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं और उसका सेल एग्रीमेंट किसी दूसरे आदमी के नाम पर पहले ही एग्जीक्यूट कर दिया गया है तो वो उस सेल एग्रीमेंट के बेस पर उस प्रॉपर्टी को चैलेंज भी कर सकता है। तीसरा होता है लोन ऑन प्रॉपर्टी। अगर आप किसी प्रॉपर्टी, प्लॉट या जमीन को खरीद रहे हैं तो उसमें आपको ये चेक करना मैंडेटरी होता है, बहुत ही जरूरी होता है कि क्या इस प्रॉपर्टी का यूज करके किसी भी बैंक से लोन या कर्ज तो नहीं लिया गया है, और अगर लिया गया है तो क्या उसे चुकाया गया है या नहीं चुकाया गया है। इसको आप प्रॉपर्टी के खसरा में देख सकते हैं, क्योंकि जब भी प्रॉपर्टी से लोन लिया जाता है तो खसरे में प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स को बंधक दर्ज कर दिया जाता है। नेक्स्ट होता है पावर ऑफ अटॉर्नी। अब कई बार ऐसा होता है कि कई प्रॉपर्टी या प्लॉट के मालिक जो होते हैं वो आउट ऑफ एरिया रह रहे होते हैं या फिर अपनी जॉब के चलते वहां पर नहीं आ सकते हैं एट ए टाइम ऑफ प्रॉपर्टी सेलिंग या प्रॉपर्टी रजिस्ट्री। ऐसे में वो उस प्रॉपर्टी का एक कानूनी उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं जिसे पावर ऑफ अटॉर्नी कहा जाता है। पावर ऑफ अटॉर्नी अगर उस प्रॉपर्टी का बनाया गया है तो आप ये चेक करें कि क्या इस पावर ऑफ अटॉर्नी की लिमिटेशंस हैं और क्या इस पावर ऑफ अटॉर्नी को राइट्स दिए गए हैं। क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी में एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है एजेंट। जो भी पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करता है उसे प्रिंसिपल कहा जाता है और जिसके नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई जाती है उसे एजेंट कहा जाता है। एजेंट जो होता है वो प्रिंसिपल के दायरे से बाहर नहीं जा सकता है। वॉट एवर कंडीशंस मेंशन्ड बाय द प्रिंसिपल
एंड द पावर ऑफ अटॉर्नी एजेंट कैन नॉट क्रॉस दूस कंडीशंस। तो आपको वो सारी चीजें एक बार चेक कर लेनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है लीगल लिटिगेशन। लीगल लिटिगेशन का मतलब ये होता है कि किसी प्रकार का कानूनी प्रकरण इस प्रॉपर्टी, प्लॉट या जमीन से रिलेटेड किसी कोर्ट में, जैसे कि वो तहसील, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल तो नहीं रहा है या विचाराधीन तो नहीं है, और अगर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रकरण या फिर किसी भी प्रकार का केस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में या फिर किसी भी न्यायालय में चल रहा है, तो आप उसकी पूरी जड़ जाने की एक्चुअली में वो केस है क्या, और उसका जब तक फाइनल जजमेंट ना आ जाए तब तक आपको उस प्रॉपर्टी को नहीं लेना चाहिए। इन सारी चीजों को क्लैरिफाई करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होती है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन की, यानी कि जो आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में लगने वाले हैं उनकी अब बात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेलर और बायर की आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होते हैं, जिसमें उनका आधार कार्ड या पैन कार्ड हो सकता है। दूसरा, सेलर और बायर के पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स चाहिए होता है। तीसरा, आपको 2 गवाहों की जरूरत पड़ती है। और चौथा होता है कि उस प्रॉपर्टी में जहां भी आप बेच रहे हैं, जिसे भी आप बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, उस पर 3 दिशाओं से खड़े होके प्रॉपर्टी सेलर और प्रॉपर्टी बायर की 3 दिशाओं से फोटो कैप्चर की जाती है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है आपकी प्रॉपर्टी की स्टाम्प शुल्क कैलकुलेट करना। अब देखिए, प्रॉपर्टी की स्टाम्प शुल्क जब आप जाते हैं प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने, तो वहां पर प्रॉपर्टी का चार्ज कितना लगेगा रजिस्ट्री का, वो आपको सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा बताया जाता है। इसे कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं और डिफरेंस निकाल सकते हैं कि क्या सर्विस प्रोवाइडर हमसे ज्यादा तो नहीं ले रहा है, यह भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि अभी अगर बताऊंगा तो नेक्स्ट स्टेप कवर नहीं हो पाएंगे। अब फाइनल स्टेप होता है प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराना। जब इन सारी चीजों से आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं, सेटिस्फाई हो जाएं, इन सारी चीजों को कलेक्ट कर लें, सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठे कर लें, तब आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराने के लिए एक अपने और अपने सेलर की सुविधा अनुसार दिन सेलेक्ट करना है। उस दिन को आपको अपने तहसील कार्यालय या फिर अपने अंचल कार्यालय जाना होता है। वहां पर सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करते हैं, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री बनाते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर के पास जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। वो आपके डॉक्यूमेंट्स के बेस पर कितना आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, कितना आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, कौन प्रॉपर्टी बेच रहा है, कौन प्रॉपर्टी खरीद रहा है, इसके बेस पर एक सेल डीड तैयार करते हैं। इस सेल डीड को आगे अप्रूवल के लिए रजिस्ट्रार के पास भेजा जाता है। एक बार सेल डीड तैयार होने के बाद सेलर और बायर को सर्विस प्रोवाइडर रजिस्ट्रार के पास ले जाते हैं। रजिस्ट्रार के सामने गवाहों के बीच में रजिस्ट्रार सेलर और बायर से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि क्या आप इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाह रहे हैं, क्या आप इस प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं, क्या आप इस प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी चीजें हैं उन्हें क्लैरिफाई कर चुके हैं। इन सारे क्वेश्चंस से सेटिस्फाई होने के बाद रजिस्ट्रार उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को अप्रूव करते हैं और फाइनल आपकी रजिस्ट्री हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है मनी पेमेंट का। अब देखिए, किसी भी प्रॉपर्टी, प्लॉट या जमीन को आप खरीदना चाह रहे हैं तो उससे संबंधित जो भी पैसा होता है, जो भी मनी होती है, वो आपको देना होता है सेलर को। ऐसी सिचुएशन में आप कैश में पेमेंट ना करें, बल्कि आपको इंटरनेट बैंकिंग या फिर चेक का यूज करना चाहिए, जिससे कि एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है। लेकिन अगर आप कैश में पेमेंट करना चाह रहे हैं तो रजिस्ट्रार जब आपसे पूछते हैं कि क्या आपको इस प्रॉपर्टी की रकम, सेलिंग प्राइस जो है वो मिल चुका है, तब आप वहां पर कैश में उन्हें दे सकते हैं, रजिस्ट्रार के सामने, या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग से, या फिर आप चेक के माध्यम से पेमेंट करें। तो इन सारी चीजों का एक रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। अब चलिए फाइनल आपको बताता हूं कि आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए कैसे स्टाम्प शुल्क या फिर स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसमें यह हो जाता है कि कई बार सर्विस प्रोवाइडर हमसे ज्यादा पैसे ले लेता है, तो हम अपने से पहले से पता कर सकते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में एक्चुअली कितनी पैसा लगने वाला है, और उस हिसाब से हम सर्विस प्रोवाइडर से बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, mpigr.gov.in की वेबसाइट है ये। अगर आप मध्य प्रदेश के अलावा किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अपने स्टेट की IGR की वेबसाइट पे जाकर आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। यूपी से अगर हैं तो यूपी IGR आप टाइप करेंगे सिंपल, तो ये आ जाएगी स्टाम्प रजिस्ट्रेशन। तो जिस भी स्टेट से हैं आप स्टाम्प रजिस्ट्रेशन की साइट पे जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करके और आप ये चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप आएंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है, जिसके लिए आप यहाँ पर अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। चूँकि मैं पहले से ही यहाँ पर रजिस्टर्ड हूँ तो मैं यहाँ पर यूज़र ID पासवर्ड डाल के यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगा, कैप्चा फिल करूँगा और लॉगिन पे क्लिक करूँगा। लॉगिन होने के बाद इस प्रकार का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहीं आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रॉपर्टी वैल्यूएशन एंड ड्यूटी कैलकुलेशन। इसमें सेकंड ऑप्शन है प्रॉपर्टी ड्यूटी कैलकुलेशन, इस पर आपको क्लिक करना है।
अब यहाँ पर ड्यूटी कैलकुलेशन के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसके लिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम एप्लीकेंट का डालेंगे। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको डीड कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, डीड टाइप सेलेक्ट करना है, जिसके लिए इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये कंपनी शेयर ट्रांसफ़र है, ये डॉक्यूमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू लोन है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रीज लैंड है, या मिसलेनियस है। तो इस पर आप सेलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट इन्वॉल्विंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस पर आपको सेलेक्ट करना है। और डीड टाइप में आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कि एग्रीमेंट है, अवार्ड है, सर्टिफिकेट ऑफ सेल्स है, या फिर डिक्लेरेशन है, गिफ्ट है, किस प्रकार की आप करना चाह रहे हैं डीड, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। हमारे केस में सर्टिफिकेट ऑफ सेल है तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट सर्टिफिकेट ऑफ सेल इसे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको अमाउंट वगैरह फिल करना है, जिस भी अमाउंट में आप प्रॉपर्टी को ख़रीद रहे हैं वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। नहीं फिल करना है तो ना फिल कीजिए। इसके बाद ये दो ऑप्शन आप चेक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको आएगा डू यू हैव प्रॉपर्टी वैल्यूएशन आईडी, तो आप इसे नो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास मैप आ जाएगा। यहाँ से आपको अपने मैप्स के अकॉर्डिंग अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। आप मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे हम इसे सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको तहसील, एरिया टाइप, डिवीज़न, पटवारी हल्का, विलेज, प्रॉपर्टी टाइप, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का कॉलम आएगा। यहाँ पर आपको टोटल एरिया फिल करना है, कितने में आप प्रॉपर्टी का एरिया है। इसके बाद यहाँ पर टोटल एरिया स्क्वायर मीटर में यहाँ पर फिल करना है। इंडस्ट्रियल है, कॉमर्शियल है, वो सारी चीज़ें आपको फिल करना है। लेआउट वगैरह आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप नहीं भी कर सकते हैं। इसके बाद इन सारी चीज़ों को चेक बॉक्स कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपके सामने आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, एक प्रॉपर्टी नंबर का सीरियल नंबर आपको जनरेट हो गया है, एक वैल्यूएशन आईडी आपके पास आ गई है और मार्केट वैल्यू उस प्रॉपर्टी की आ गई है कि उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू कितनी है, जो कि आपने वहां पर दर्ज किया हुआ था। वैल्यूएशन आईडी में क्लिक करके आप अपनी सारी डिटेल्स भी देख सकते हैं जो कि आप चाहते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिस्टम कैलकुलेटेड वैल्यू, अमाउंट ऑफ परचेस मनी, गवर्नमेंट स्टाम्प ड्यूटी, उपकर कितना लगेगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किन किन चीज़ों में कितना कितना पैसा आपका जाएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट होके मिल सकती हैं। इन सारी चीज़ों को आप देखकर और एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में आपका कितना पैसा खर्च होगा। म्यूनिसिपल स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगेगी, जनपद ड्यूटी कितनी लगेगी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आप जाकर अपने तहसील में और स्टाम्प रजिस्टर जो वेंडर होते हैं उनसे भी इस चीज़ को पता कर सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी को मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ जिसका एरिया इतना है और इसमें इतनी स्टाम्प ड्यूटी कितनी लग सकती है, तो वो आपको बता देंगे। इसके बाद आप यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी स्टाम्प ड्यूटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें। आपके मन में अगर कोई डाउट है तो यार कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।